गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र में 13 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मातृ एवं शिशु मृत्यु। मातृ शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय अगर समझे तो किसी देश, राज्य या शहर या फिर गांव में कुल कितने शिशु जन्म लेते हैं और उनसे प्रति 1000 शिशुओं में से 1 वर्ष के भीतर अगर देखें तो कितने शिशु की मृत्यु हो रही है, तो उन्हीं की संख्या के आधार पर उसको शिशु मृत्यु दर कहा गया है। यानी कि प्रति वर्ष 1000 शिशुओं की संख्या पर मृत्यु दर यानी कि शिशुओं की होने वाली मृत्यु दर को ही यानी कि उसको कहा गया है मृत्यु दर। अर्थात शिशु मृत्यु दर बराबर जैसे कि अगर समझे तो मरने वाले बालकों की संख्या यानी कि शिशु मृत्यु दर मरने वाले की संख्या इंटू 1000 ऊपर जन्म लेने वाले अगर देखा जाए तो जीवित बालकों की संख्या। तो जैसे कि अगर इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि प्रति वर्ष यानी कि प्रति 1000 शिशुओं में से 1 वर्ष के भीतर कितने शिशु की मृत्यु होती है। यानी कि 1 वर्ष में प्रति 1000 शिशुओं अगर इसको यूँ समझ सकते हैं कि प्रति वर्ष में 1 वर्ष के भीतर प्रति 1000 शिशुओं में से कितने शिशु मृत होते हैं। प्रति 1000 शिशुओं में से शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु कहा गया है। हाँ, शिशु मृत्यु के कारण जिनमें देखें तो सबसे पहला जो कारण आता है, कारण के अंदर बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब है कि कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर देना, यानी कि अपरिपक्व अवस्था में ही जब महिलाओं की लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो उनके जो शरीर में अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से वो कमज़ोर रहती हैं या जो उनके जनन अंग हैं वो भी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक वो लड़की किसी बच्चे को जन्म देती है या 18 वर्ष से कम उम्र की महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो वो अपरिपक्व जनन अंगों के साथ और शारीरिक कमजोरता की वजह से स्वयं और बच्चे दोनों की मृत्यु का धौतक भी रहती है। या यूँ कहा जा सकता है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से शिशु और माँ दोनों की ही मृत्यु का हो सकती है। दूसरा जैसे कि इसका कारण ये भी है कि उनमें कई बार ये पता नहीं रहता है कि किस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए, कैसे पोषण देना चाहिए, किस तरह से उनकी देख रेख करें, तो उसकी वजह से भी जो शिशु हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। या कैसा खान पान उनको प्रेगनेंसी के समय लेना चाहिए, उन सभी चीज़ों का अगर ज्ञान ना हो तो जो एक लड़की है जो 18 वर्ष से कम उम्र की, उसको पूरा ज्ञान ना होने की वजह से देखा जाए तो एक कमज़ोर बच्चे को जन्म देती है तो वो कमज़ोर बच्चा कुछ दिनों के पश्चात अगर देखें तो मृत हो जाता है या फिर शिशु की मृत्यु हो जाती है। दूसरा कारण है गरीबी। गरीबी अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा तत्व है या ऐसा कारक है जो कि ज़्यादातर मृत्यु का कारण बनता है। इसका कारण ये है कि गरीब परिवार के होने की वजह से बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। बच्चे को जो संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, दूध की आवश्यकता होती है, फल फ्रूट की आवश्यकता होती है, वो सब नहीं मिलने की वजह से जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और कुपोषण के कारण ऐसे बच्चों में कई बार शिशु मृत्यु दर देखी जा सकती है। तीसरा जो कारण है वो है निरक्षरता या अज्ञानता।
निरक्षरता का मतलब है कि कुछ महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी हैं या बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर है, जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है कि कैसा पोषण लेना चाहिए, कैसे बच्चों की देखभाल की जानी चाहिए, बच्चों को कैसा पोषण देना चाहिए, स्वयं प्रेगनेंसी के समय गर्भावस्था के समय कैसे अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, कैसा पोषण ले, किस तरह से स्वयं की और बच्चे की देख रेख करें, उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रहता है। दूसरा, निरक्षर होने की वजह से ये जो बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं, वे जो अपने ही गांव में कोई दाई हो या फिर बुज़ुर्गों की देख रेख में ही अपनी जो डिलीवरी करवा देती है, तो उसकी वजह से भी अगर डिलीवरी सही से ना हो या डिलीवरी करवाते समय कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें शिशु और माँ दोनों की ही जान को खतरा रहता है और कई बार ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि बच्चा मृत पैदा हो सकता है। फिर आता है असंतुलित अपर्याप्त भोजन। असंतुलित एवं अपर्याप्त भोजन का मतलब है कि अज्ञानता, निरक्षरता, अंधविश्वास, परंपरागत रूढ़िवादिता, गरीबी आदि के कारण कई बार जैसे कि कारण हो सकते हैं, जो कि कमज़ोर और अस्वस्थ एक महिला हो सकती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार जो की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती हैं, या निर्धन परिवार के होने के कारण बालिकाओं को, माताओं को केवल दूध भी नहीं मिल पाता है 2 टाइम का वगैरह। तो उसकी वजह से जब उनको पूर्ण रूप से जो हरी सब्जियों, दालों की, फल फ्रूटों की, मेवों की, दूध की, इनकी जो आवश्यकता होती है वो जब पूरी नहीं हो पाती है, तो एक बालिका का शरीर कमज़ोर हो जाता है और जो वो शिशु को जन्म देती है वो भी कुपोषण से ग्रसित होता है। ऐसी स्थिति में एक महिला जिस बच्चे को जन्म देगी वो वज़न में कमज़ोर होगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा और कई बार बच्चा जन्म के समय या जन्म के कुछ दिनों के बाद में मृत हो जाता है, या शिशु के कुपोषण के शिकार होने की वजह से बच्चे की मृत्यु हो सकती है। फिर आता है अंधविश्वास, कुप्रथाएं और सामाजिक रीति रिवाज। वैसे अगर देखा जाए अंधविश्वास, कुप्रथा, सामाजिक रीति रिवाज और बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं लोगों को, जिसमें कई बार उदाहरण के तौर पर कई स्थानों में गर्भवती माता को पालक है, चौलाई, जमीकंद, पपीता, आलू है, जामुन है आदि जो है खाने को नहीं दिए जाते हैं। उनका ये मानना होता है कि इनके सेवन से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर, उनका रंग रूप पर, शक्ल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पालक और जो चौलाई के साग खाने से शिशु के रंग एवं शक्ल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समूचे शरीर पर काले काले घने बाल आ जाते हैं। और जमीकंद और पपीता खाने से गर्भपात हो सकता है। और जामुन खाने से बालक का जो रंग है वो काला, होंठ भी काले हो सकते हैं। तो ये जो कुछ अंधविश्वास है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो महिलाओं को कुछ खाने पर रोक टोक लगा देते हैं। दूसरा, प्रसव के बाद शिशु को नाभिना लोहे की चाकू या हंसिए से काटा जाता है। उन्हें ऐसा विश्वास होता है कि प्रयोग से जच्चा बच्चा के भूत प्रेत नहीं सताएगा या डायन की नज़र नहीं लगेगी। तो ये जो कुछ अंधविश्वासों में जो लोग गिरे रहते हैं वो इन कुछ हरकतों की वजह से महिला और शिशु के लिए घातक कार्य कर बैठते हैं, जो कि उनकी मौत का कारण बन जाते हैं। दूसरा, जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो महिला के स्तनों से पहला जो स्राव निकलता है, दूध जिसको कहते हैं, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉम। ये कोलेस्ट्रॉम या खीस जो होता है वो एक गाढ़ा पीले रंग का द्रव होता है, जो कि दूध के समान ही होता है लेकिन थोड़ा गाढ़ा होता है और पीले रंग का होता है, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत पौष्टिक होता है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता ये होती है कि गाढ़ा है, गंदा दूध है, तो ये बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, तो उनको पिलाने से रोक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जो पोषण की आवश्यकता थी, जो माँ के उस पहले दूध में थी, वो बच्चे को नहीं मिल पाती है और एक बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। उसकी वजह से भी बच्चा जो है कई बार कमज़ोर होने की वजह से शीघ्र उसका दम जो है वो टूट जाता है। फिर आता है संक्रमण। संक्रमण गर्भावस्था में यदि माता किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है तो ऐसी स्थिति में वह संक्रामक रोग जो है माँ से बच्चे को होने की संभावना भी रहती है।
बच्चा भी उस संक्रामक रोगों से ग्रसित हो सकता है और जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो बच्चे और माँ दोनों की मृत्यु हो सकती है। और ये जैसे संक्रामक रोग हैं, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, कोई और भी जैसे रोग हैं जिसमें मलेरिया है, क्षय रोग है, कुकर खांसी है, तो इनके ग्रसित होने से बच्चों में भी ये रोग होने की संभावना रहती है। अगला कारक है बालक और बालिका में भेद करना। बालक और बालिका में भेद का मतलब है कि लड़के के जन्म होने पर जहां उत्सव मनाए जाते हैं, वहीं लड़कियों के जन्म लेने पर मातम मनाया जाता है, लोग रोने लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि अब हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है, कैसे इस लड़की का पालन करेंगे, कैसे इस पर इतना सारा खर्चा करेंगे, इसकी शादी पे खर्चा, इसकी पढ़ाई पर खर्चा। तो वो जो लोग हैं, लड़कियों की पालन पोषण शिक्षा दीक्षा किस तरह का होता है उसका अनुमान सहज लगाकर उसको टेंशन में ले लेते हैं, जबकि लड़के के जन्म पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वंश को बढ़ाने वाला हो गया, कमा कर देने वाला आ गया, इस तरीके के, और उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया जाता है। कई बार लड़के के घर के सदस्य यही चाहते हैं कि लड़के की मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, लड़की मर जाए तो अच्छी है। ऐसी परिस्थिति में लापरवाही के कारण कई बार कन्या शिशु की मृत्यु भी हो जाती है। और अगर घर के लोगों को ये पता चल जाए कि गर्भ में एक कन्या है या लड़की का जन्म होने वाला है, तो वे कई तरह के जैसे कि गोलियां वगैरह हैं वो उनको खिला दिए जाते हैं, महिलाओं को गर्भ गिराने की कोशिश की जाती है। कई तरह के जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह हैं, तंत्र टोटके वगैरह जो करवा के उनकी दवाइयों को ला के जड़ी बूटियाँ बोलकर उनको खिला दी जाती है, जिसकी वजह से एक महिला और बच्चे की दोनों की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं और दोनों के लिए घातक भी हो जाता है। फिर आता है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। चिकित्सा सुविधा का अभाव से मतलब है कि शहरों में वैसे देखा जाए तो बहुत सारे चिकित्सालय हैं, समय पर इलाज भी मिल जाता है, लेकिन उन्हीं चिकित्सा सुविधाओं को अपनाने वाले लोग हैं। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर गाँव में चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है, पूरी तरीके से अस्पतालों में सारी सुविधाएँ नहीं होती हैं। डॉक्टर की कमी, उपकरणों की कमी, या फिर यूँ कहा जाए कि कई बार उचित समय पर इलाज ना होने पर महिला और बच्चे दोनों की मृत्यु भी हो जाती हैं। अगर जैसे आबादी वाला क्षेत्र है और वहाँ पर समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है या किसी तरीके से वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था नहीं है और आने जाने में समय अधिक लग जाता है और दूर दराजों तक जाना पड़ता है इलाकों में, तो ऐसी स्थिति में जो एक महिला है, बच्चा है, जो महिला बच्चे को जन्म देने वाली है, तो ऐसी स्थिति में उसको जब समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाता है तो महिला का और बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। कई बार बच्चा माँ के शरीर में ही मर जाता है या फिर सही उपचार ना मिल पाने की वजह से डिलीवरी जो है रास्ते में ही हो जाती है या किसी अन्य अज्ञान लोगों के द्वारा करवाए जाने पर महिला और बच्चे दोनों के लिए घातक हो जाता है। फिर आता है गर्भावस्था में समुचित देखभाल ना होना। यानी कि गर्भावस्था के समय जब माँ गर्भवती है उस समय उसको समुचित देखभाल नहीं मिल पाती है या इलाज नहीं मिल पाता है, दवाइयाँ समय पर नहीं मिल पाती है, पोषण का ध्यान नहीं रखा जाता है या फिर काम काज का वगैरह ध्यान नहीं देखा जाता है और समय पर डॉक्टरी सलाह वगैरह चेकअप नहीं करवाया जाता है। और ऐसी महिलाएं जो किसी बीमारी से ग्रसित हुई है या शारीरिक रूप से कमज़ोर है और वो कोई मजदूरी वाला कार्य करती है, भारी कार्य करती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा और माँ दोनों की ही स्वास्थ्य के लिए गंभीर होता है। और कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि बच्चा जो है मर जाता है, माँ के शरीर में ही मर जाता है या जन्म के पश्चात तुरंत मर सकता है या फिर कई बार गर्भपात वगैरह होने की संभावना भी हो जाती है। प्रसव के समय दुर्घटना अगला जो है, यानी कि जब महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है और उस समय कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है या बच्चे को जन्म देते समय महिला बेहोश हो गई, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, वो किसी तरीके का दौरा पड़ गया
या फिर जैसे बच्चे का जन्म होते समय कई बार उपकरण की वजह से या किसी चोट की लग जाने की वजह से भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या फिर जैसे कि कोई सुविधा की कमी होने पर, चिकित्सालय में समय पर नहीं मिलने पर, उसकी वजह से भी जैसे कि प्रसव के समय बच्चे की जान जा सकती है। औज़ारों की कमी होने पर या अस्वच्छ धागों, अस्वच्छ औज़ारों का प्रयोग किए जाने पर भी जनन अंगों के में संक्रमण हो जाता है महिलाओं के, या फिर बच्चे के सर में कहीं चोट वोट लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में माता की मृत्यु हो जाती है। और अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे का जन्म जो है वो भी संभव नहीं होता है, या प्रसव सामान्य प्रक्रिया से ना होकर अधिक रक्तस्राव होने से भी माता की मृत्यु है वो हो सकती है। औज़ार की सहायता से अगर कई बार जैसे प्रसव करवाया जाता है तो अनजाने में ही कोई औज़ार जैसे किसी शिशु की खोपड़ी में लग जाता है तो बच्चे की जान चली जाती है और बच्चा जो है वो मर जाता है। उसके बाद आता है आकस्मिक दुर्घटनाएं। आकस्मिक दुर्घटनाएं गर्भकाल के समय भी हो सकती है, जिसमें महिला जैसे कि उठने बैठने का ध्यान नहीं रखती है, काम काज का ध्यान नहीं रखती है, कई बार कोहनी लग जाना, घुटना लग जाना, या महिला चलते फिरते कई बार फिसल कर गिर जाती है, सीढ़ियों से गिर जाती है, या कोई गंभीर चोट जो है उसके गर्भाशय पर लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे पर की भी कई बार जान चली जाती है, जिसका पता लंबे समय तक नहीं चल पाता है। या माँ के शरीर में बच्चे के किसी अंग विशेष पर चोट लग जाती है जो कि जन्म के समय भी उसको जन्म को प्रभावित करता है। दूसरा, प्रसव के समय भी कई बार दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिसमें देखा जाए तो प्रसव के समय में जैसे किसी औजार से लगना, या प्रसव के समय बच्चे का मृत ही पैदा होना, या बच्चे को बाहर निकालते समय, बच्चे का जन्म होते समय कोई अंग विशेष के खिंच जाने पर, या बच्चे का शरीर के दबाव अधिक आ जाने पर, मुंह में पानी चले जाने पर, या गंदा पानी चले जाने पर, किसी भी कारणवश उसकी जो मृत्यु हो सकती है। उसके बाद आता है अपरिपक्व शिशु का जन्म। यानी कि जब महिला बच्चे को जन्म से समय से पूर्व ही जन्म दे देती है तो ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषित हो सकता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, और वो वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, और ऐसी स्थिति में बच्चे का जो है कई बार मृत्यु हो जाती है, या बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से 4-5 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाता है। फिर आता है जल्दी जल्दी गर्भधारण करना। जब महिला बार बार लगातार गर्भ धारण करती है, यानी कि एक बच्चे के जन्म के बाद दूसरे बच्चे का वापस जन्म हो जाता है, या कम समय का अंतराल रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो माँ के जो जनन अंग हैं या जो बच्चे के जन्म के लिए जो अंग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने की वजह से और साथ ही बार बार लंबे समय से गर्भधारण जल्दी जल्दी किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है उसके भी शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। माँ जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकती है, पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार ना मिल पाने की वजह से माँ और बच्चा दोनों कमज़ोर हो सकता है। दूसरा, माँ के जो गर्भाशयी अंग हैं वो कमज़ोर होते हैं, जो कि एक बच्चे के जन्म के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा और माँ के लिए घातक हो सकता है, और बच्चा कई बार जैसे उसका जन्म से पूर्व ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। शिशु मृत्यु को रोकने के लिए, माता और शिशु मृत्यु को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो जिसमें सबसे पहले रोज़गार उपलब्ध करवाना, क्योंकि जो गरीब परिवार के लोग हैं, वे गरीब परिवार के जो लोग हैं वो अपना पूर्ण रूप से पोषण नहीं ले पाते हैं, चिकित्सा पे खर्चा नहीं कर पाते हैं, दवाइयों पर खर्चा नहीं कर पाते हैं, इलाज नहीं ले पा रहे हैं, तो
तो ऐसी स्थिति में भी जो महिलाओं को जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास रोज़गार होना ज़रूरी है। रोज़गार होगा तो वो स्वयं कमाकर स्वयं अपना इलाज वगैरह पर खर्च उठा सकती है, और उन पे जो बाल और माँ मृत्यु दर हो रही है बार बार उस पर रोक लगाया जा सकता है। दूसरा इसमें है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब है कि सीमित परिवार को बढ़ावा देना, क्योंकि ज़्यादातर परिवार में ज़्यादा बड़ा होने पर सभी को पौष्टिक आहार की जो आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, कई तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो नहीं मिल पाती है। और ख़ासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको 2 वक्त का खाना भी जो है वो नहीं नसीब हो पाता है, और ऐसी स्थिति में बच्चों को जब भोजन भरपेट नहीं मिल पाता है तो वो कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, बीमारियों से ग्रसित होकर कुपोषित होने की वजह से बच्चों की और महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें सीमित परिवार बनाए जाए, ताकि कम जनसंख्या होने पर या कम परिवार के सदस्य होने पर सभी को उनका पोषण का युक्त जो आहार चाहिए वो दिया जा सके, या कम बच्चे होने पर हम उनकी जो देख रेख है वो सही से कर पाते हैं और उनका जो खर्चा है वो वहन भी कर पाते। लेकिन जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है या ज़्यादा सदस्य होते हैं तो उन पर खर्चा बढ़ जाता है, देख रेख नहीं हो पाती है, आहार का बंटवारा हो जाता है। तो ऐसी सब चीज़ों की वजह से उनका स्वास्थ्य भी दिन ब दिन घटता जाता है, और स्वास्थ्य चेकअप के लिए भी जो खर्च की आवश्यकता होती है वो ना मिलने की वजह से बाल और मृत्यु दर हो जाती है। तो इन पर रोक लगाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है परिवार नियोजन, यानी कि परिवार को सीमित बनाकर ही उस पर बाल और मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा है शिक्षा का प्रसार, यानी कि लोगों को जागरूक करना, उनको शिक्षित करना कि सीमित परिवार बनाए, पोषण पर ध्यान दे, स्वच्छता पर ध्यान दे, गर्भधारण में कितने समय का अंतराल होना चाहिए, बच्चों की देखरेख कैसी होनी चाहिए, कामकाज का तरीका क्या होना चाहिए, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास वगैरह जो है इन सभी पर रोक लगानी चाहिए। लोगों को जागरूकता लाकर, लोगों को सही तौर तरीके बताकर ही बाल और मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सकती है। फिर आता है टीकाकरण, क्योंकि बच्चों को जब टीके नहीं नसीब हो पाते हैं तो बच्चों की मृत्यु उनकी वजह से भी हो जाती है। तो टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, मुफ्त में बच्चों को टीके लगवाए जाने चाहिए, दिए जाने चाहिए सुविधाएं, जिसकी वजह से बाल और मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सकती है। फिर आता है यौन शिक्षा। जो अज्ञान निरक्षर लोग हैं उनको यौन शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से वो यौन शिक्षा पर ज्ञान देकर बालकों बालिकाओं को और इनको जागरूक बनाया जा सकता है कि वे किस प्रकार से अपने जो बार बार गर्भवती होने पर रोक लगा सकते हैं, परिवार नियोजन के तरीकों को अपना सकते हैं, या स्वास्थ्य की देखरेख किस प्रकार से करें, और अपने जो जनन अंगों की परिपक्वता नहीं आने तक किस तरीके से वो सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को शिक्षित किया जा सकता है। संक्रामक रोगों से बचाव के तरीके बताए जा सकते हैं, और ये बताया जा सकता है कि अगर बार बार जैसे कि किसी के भी साथ संबंध बनाए जा रहे हैं और ध्यान ना रखा जाए, तो जागरूकता ना दी जाए, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो संक्रामक रोग है वो फैल सकता है। तो इन सभी के बारे में उनको जागरूकता दी जा सकती है। फिर आता है प्रसव पूर्व केंद्रों की स्थापना करना। प्रसव पूर्व केंद्र की स्थापना का कारण ये है कि जब प्रसव के समय महिलाओं को प्रसव केंद्रों की जो आवश्यकता होती है वो ताकि सही समय पर उनका प्रसव करवाया जा सके, उनकी जो प्रसव से पूर्व की जो देखभाल है, उनकी जांच वगैरह है वो समय पर हो सके, दवाइयों की जो आवश्यकता है या अन्य पौष्टिक आहारों की जो आवश्यकता है वो इन केंद्रों के माध्यम से पूरी हो जाती है। तो इन केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि प्रसव से पूर्व महिलाओं का समय समय पर इलाज होता रहे, उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें मुहैया करवाई जा सके, और गर्भवती माता को केंद्र पर बुलाकर उन्हें स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिशु पोषण, आहार, स्तनपान, पोशाक, व्यायाम आदि से संबंधित जो ज्ञान की आवश्यकता है
वो दिए जा सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न शो, नाटक वगैरह है, मूवी वगैरह है, चार्ट, पोस्टर वगैरह के माध्यम से समझाया जा सकता है। फिर अगला अगर देखें तो वो आता है बाल कल्याण केंद्र की स्थापना करना। बाल कल्याण केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। जो केंद्र पहले से स्थापित है उनमें कार्य का विस्तार किया जा सकता है। इन केंद्रों पर बाल विशेषज्ञों तथा अनुभवी नर्स वगैरह है, महिला चिकित्सक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्स, मिडवाइफ वगैरह जो है वो घर घर जाकर स्त्रियों को बालकों की देखरेख कर सके, पोषण संबंधी जो ज्ञान है वो उनको पहुंचाया जा सके। इसके लिए दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, उनका उपयोग किया जा सकता है और लोगों में जागरूकता के माध्यम से वगैरह उनको जो जागरूक किया जा सकता है। साथ में शिशु के लिए, महिलाओं के लिए फल, दवाइयाँ, दूध, सोयाबीन का दूध आदि पोषाहार जो है वो वितरित किए जा सकते हैं। शिशु और पालन और मातृ सुरक्षा की उचित देखभाल। बाल कल्याण जो केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्रसव पूर्व केंद्र हैं, प्रसूति केंद्र हैं आदि के माध्यम से अगर देखें तो ग्रामीणों को शिशु पालन तथा मातृ सुरक्षा संबंधी जो उचित ज्ञान है वो दिया जा सकता है। मिडवाइफ तथा जो नर्स हैं वे घर घर जाकर माताओं को स्तनपान के तरीके, ऊपरी आहार, पोषाहार, स्वच्छता, पोशाक और साफ़ सफाई वगैरह है, इन सभी के बारे में जागरूकता दे सकती है, जिससे कि वजह से लोगों में जानकारी प्राप्त हो और सही प्रकार से जो बच्चों का है वो पालन पोषण किया जा सके। उसके बाद आता है प्रसव केंद्रों की स्थापना करना। सबसे बड़ा कारक ये है कि प्रसव की जो उचित आवश्यकता होती है या जब चिकित्सा की ज़रूरत होती है तब नहीं मिल पाती है, जिससे एक महिला और बच्चे की जान चली जाती है। इसके लिए प्रसव केंद्र की स्थापना की जा सकती है, जहां पर महिलाओं के प्रसव करवाए जा सकते हैं, निःशुल्क प्रसव करवाए जा सकते हैं और महिलाओं को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य संबंधी जिनकी चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी वहाँ पर उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, ताकि महिलाओं का जो समय पर प्रसव करवाया जा सके और बच्चों और वगैरह में जो भी तकलीफ़ें हैं वो उनका समय पर उपचार वगैरह हो सके और ताकि किसी भी तरह की प्रसव के समय समस्या उत्पन्न ना हो। फिर आता है शिक्षित दाइयाँ। दाइयों को शिक्षित किया जा सकता है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ताकि वो घर घर जाकर सामान्य प्रसव जो है महिलाओं के करवा सकती हैं, उनकी देखरेख अच्छे से कर सकती है, ताकि महिलाओं को प्रसव केंद्रों तक या फिर अस्पतालों तक जाने की आवश्यकता ना पड़े और निःशुल्क रूप से उनको प्रसव करवाया जा सकता है, ताकि जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको ये सहायता उपलब्ध हो सके और उनके सामने कोई भी समस्या ना आए। इसके लिए दाइयों को शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनको विभिन्न तरह के उपकरणों वगैरह की सारी जानकारी दी जाती है और संक्रमण का शिकार ना हो इसके लिए सभी उपकरण जो हैं वो निसंक्रमित वगैरह करके दिए जाते हैं और सारे जो कार्य हैं उनको सिखाकर ही फिर लोगों को तक भेजा जा सकता है। उसके बाद आता है दिवा शिशु पालना गृह। दिवा शिशु पालना गृह का मतलब ये है कि वर्तमान समय में अगर देखें जो महिलाएं हैं वो भी नौकरी पेशा हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे की देखभाल वगैरह करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे स्थानों पर जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा कामकाजी हैं तो उनके लिए दिवा शिशु पालना गृह बनाए जाते हैं, जहाँ पर वे अपने बच्चों को देख रेख के लिए छोड़ देती हैं और वहाँ पर बच्चों के पूर्ण सामग्री विद्यमान रहती हैं, जहाँ पर उन बच्चों को स्नेह, प्यार, दुलार आदि की सभी की मांग भी पूरी हो जाती है, उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। डे केयर सेंटर के रूप में इनकी व्यवस्था होती है, ताकि बच्चों को सोने, उठने, बैठने, खाने, पीने, मल त्याग करने सारी व्यवस्था उन दिवा पालना गृहों में रहती हैं।
बच्चों को घर के समान वहाँ पर वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है ताकि कोई भी बच्चा वहाँ पर परेशान ना हो। और एक महिला अपने बच्चे को नौकरी का जो समय है उस समय तक वहाँ पर छोड़कर बच्चे को रख सकती है ताकि बच्चे की देख रेख भी हो जाती है और वहाँ पर बच्चे का पालन पोषण भी सही प्रकार से हो जाता है। उसके बाद में अगर देखें तो शिशु और माताओं के कल्याण के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए ताकि उनको कई तरह की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके, जिसमें टीकाकरण कार्यक्रम वगैरह हैं, पूरक आहार कार्यक्रम है, स्कूल पूर्व बालकों के लिए अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा पद्धति वगैरह अपनाई जा सकती है, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह हैं इनकी जानकारी दी जा सकती है, स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाए जा सकते हैं, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा सकती है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, बाल अंधता वगैरह निरोधक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं और पोषण रक्तहीनता कार्यक्रम जो है वो चलाए जा सकते हैं ताकि कोई भी रक्तहीनता से ग्रसित है तो उनको रक्त की जो मांग है वो पूरी हो सके। उसके लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम वगैरह हैं, डायरिया कार्यक्रम वगैरह हैं, जो ये सभी उपलब्ध करवा के इनको जो संतुलित आहार वगैरह उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, चिकित्सकीय सहायता वगैरह उनको उपलब्ध करवाई जा सके ताकि माता और शिशु की जो मृत्यु दर बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जा सके, उसको कंट्रोल में लिया जा सके। तो आज हमने पढ़ा मातृ शिशु और उनकी मृत्यु दर के बारे में कि क्या कारण है, उनको कैसे रोका जा सकता है और इनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम जो हैं उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।